हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाइट। आज मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ सब्जेक्ट में ज्योमेट्री टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। ज्योमेट्री के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारा बेसिक पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए। जब तक हमें बेसिक चीज़ की नॉलेज नहीं होगी कि बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, रेखाखंड किसे कहते हैं, कोण क्या होता है, तब तक हम आगे की चीज़ सही से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, बिंदु किसे कहते हैं। बिंदु किसे कहते हैं? तो बिंदु एक ऐसा वृत्त होता है जिसकी त्रिज्या शून्य होती है। अगर हम आपको बताएं तो कोई वृत्त अगर कोई है तो उसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी। रेडियस आप सभी जानते हैं, ये चीज़ वृत्त की कोई ना कोई त्रिज्या तो होती है। लेकिन बिंदु की डेफिनेशन ये है कि इसकी त्रिज्या शून्य होती है, यानी कि एक पॉइंट जिसकी त्रिज्या बिल्कुल इतनी छोटी होती है कि हम उसे माप नहीं सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, रेखा किसे कहते हैं। तो रेखा जो है हमारी एक ऐसी आकृति जिसके अंत बिंदु पता नहीं होते, यानी कि अंत बिंदु एरो लगा है, इससे आप समझ रहे होंगे कि ये बढ़ सकती है आगे। एरो से पता चल रहा होगा ये बढ़ सकती है आगे, यानी कि ये राइट हैंड की तरफ भी बढ़ सकती है और ये लेफ्ट हैंड की तरफ भी बढ़ सकती है। तो रेखा के दोनों जो बिंदु होते हैं, अंतिम बिंदु हमें पता नहीं होते, वो हमारी रेखा कहलाती है। रेखा के अंतिम बिंदु हमें पता नहीं होते हैं। बिंदु और रेखा की डेफिनेशन आप लोग का याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। बिंदु का तो हर कोई व्यक्ति पूछ सकता है बिंदु किसे कहते हैं। हाँ, तो नोट पर ध्यान देते हैं। नोट क्या कहता है हमारा, किसी तल पर स्थित रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अगर कोई एक रेखा है, इस पर बिंदुओं की संख्या कितनी है। तो हम जानते हैं कि रेखा पर बिंदु अगर हम काउंट करें तो हम काउंट नहीं कर सकते। बिंदु यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है। तो बिंदु 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं किसी एक रेखा पर, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और जिसे काउंट नहीं कर सकते यानी कि वो अनंत होता है। तो किसी भी तल पर स्थित जो रेखा है उसमें कितने बिंदु होंगे? अनंत बिंदु होंगे। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी कि कोई एक बिंदु आपको दिया गया है, ये अब यहाँ से कितनी रेखाएं आप खींच सकते हैं। तो एक इस तरफ कहीं भी आप खींच सकते हैं। तो एक बिंदु से कितनी भी रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिन्हें हम गिन ही नहीं पाएंगे कितनी रेखाएं। तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ये दोनों पॉइंट याद करने वाले हैं, आप इन्हें माइंड में रखिएगा। अगला है हमारा, रेखाखंड किसे कहते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखाखंड कहलाती है, यानी कि इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु हमें पता होगा, वो रेखा होगी। पॉइंट यानी कि एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, यानी कि इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु हमें पता है। तो रेखाखंड क्या होता है? जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु में पता होता है, रेखाखंड कहलाती है, अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जबकि रेखा में क्या था, हमें उसका ना प्रारंभिक बिंदु पता ना अंतिम बिंदु, यानी कि रेखा के बिंदु निश्चित नहीं होते कि कहाँ से प्रारंभ हो रही, कहाँ जा रही है। ये कहीं भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। अगला हमारा क्या है, किरण किसे कहते हैं हम। तो एक ऐसी रेखा जिसका अंत बिंदु हो, अंत बिंदु नहीं, जिसका एक प्रारंभिक पॉइंट हो, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जिसका हमें पता हो, और अंतिम बिंदु कहाँ तक जाएगी, यानी कि अनंत तक जाएगी ये। ठीक, तो वो हमारी किरण कहलाती है। जैसे इसका स्टार्टिंग पॉइंट Q है और ये आगे तक कहीं भी जा सकती है P, यानी कि अंतिम बिंदु हमें इसका पता नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारा क्यों किरण कहलाता है? क्योंकि सूर्य उसका प्रारंभ यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से वो निकल रही है, आगे कहाँ जा रही है, एंडिंग पॉइंट हमें उसका नहीं पता होता है, तो वो हमारी किरण कहलाती है। मैं आपको अभी इन तीनों में डिफरेंस बताती हूँ कि क्या है रेखा, रेखाखंड और किरण। तो रेखा में क्या होता है, हमें इसका अंतिम बिंदु, इसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पता नहीं होते, वो हमारी रेखा होती है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमारी रेखाखंड कहलाता है। अंतर यह है कि इसके प्रारंभिक और अंतिम दोनों बिंदु हमें पता होंगे। हमारा जो तीसरा है, किरण किसे कहते हैं। किरण का प्रारंभिक बिंदु हमें पता होता है, लेकिन अंतिम बिंदु ज्ञात नहीं होता। कहाँ तक जा सकती है? अनंत तक जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारा तीनों में डिफरेंस हो जाएगा। ये रेखा हो जाएगी, ये रेखाखंड हो जाएगा और ये किरण हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, रेखाओं के कुछ प्रकार कहे जाते हैं, जैसे प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखाएं। तो वो आपको बताती हूँ। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, यानी कि
जब रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर, किसी निश्चित बिंदु पर काटती हैं तो वो हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे एक रेखा ये मान ली ए बी होती है, ए बी मानी हमने, और ये एक रेखा है हमारी सी डी। तो ये एक पॉइंट पर काट रही हैं, ये पॉइंट हमने ओ मान लिया, तो ये पॉइंट हमारा प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाएगा। और ये जो रेखाएं हैं हमारी, ये रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। यानी कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो वो हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी रेखाएं जिनके विभिन्न बिंदुओं पर उभयनिष्ठ लंबों की लंबाइयाँ समान होती हैं। उभयनिष्ठ लंब का मतलब है कि जो हमारी ए रेखा के लिए भी लंब हो और सी डी रेखा के लिए भी लंब हो। यानी कि एक लंब हमने ये माना, ये ए बी रेखा के लिए भी लंब है और हमारा सी डी रेखा के लिए भी लंब है। उसी प्रकार से ये वाला जो लंब है हमारा, ये भी ए बी रेखा के लिए भी लंब है और सी डी रेखा के लिए भी लंब है। इसलिए ये दोनों लंब क्या हुए? हमारे उभयनिष्ठ लंब हुए। तो इसकी शर्त ये होती है कि ऐसी दो रेखाएं जिनके विभिन्न बिंदुओं पर उभयनिष्ठ लंबों की लंबाइयां समान हो। ये दोनों लंब हैं और इनकी दोनों की लंबाई एच एच है। बाई चांस अगर बीच के अगर हम ये वाला लंब लेते तो इसकी लंबाई भी एच है। तो ये इस हिसाब से सिद्ध होता है कि हमारा ए बी और सी डी रेखाएं जो है हमारी समांतर रेखाएं हैं। ये जो बॉक्स में मैंने आपको दिखाया ये सिंबल है। यानी कि जब भी हमें समांतर रेखाओं को डिनोट करना होता है या उसका साइन दिखाना होता है तो हम दो समांतर रेखाएं दिखा देते हैं। ये इसका सिंबल होता है। समांतर रेखाओं को दिखाने का सिंबल होता है हमारा ए बी समांतर सी डी रेखा। अगला है हमारा लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं? ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यानी कि दो रेखाओं के बीच जब हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाता है तो वो रेखाएं हमारी लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे ए बी और सी डी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ए बी लंबवत किसके? सी डी के। समझ गए होंगे आप, ये मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया है। जैसे हमारा समांतर रेखाओं के लिए चिन्ह होता है, दो समांतर रेखाएं हम लगा देते हैं तो हम लिख सकते हैं ए बी, समांतर रेखा है हमारा सी डी। उसी हिसाब से हमारा लंबवत रेखाओं को दिखाने के लिए सिंबल होता है इस तरीके से। ये आप ध्यान रखिए, ये लंबवत का सिंबल होता है और ये वाला हमारा समांतर का सिंबल होता है। ठीक है। अगला है हमारा तिर्यक रेखाएं किसे कहते हैं? तिर्यक रेखा हमारी जब दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई अन्य रेखा काट जाती, जैसे एक हमारी ए बी रेखा हो गई, एक हमारी सी डी रेखा हो गई। जब इस रेखा को तीसरी रेखा ने काट दिया, एक हमारी ए बी रेखा हो गई, एक हमारी सी डी रेखा हो गई। जब इस रेखा को तीसरी रेखा ने काट दिया तो ये हमारा तिर्यक रेखा कहलाएगी। जो हमारी अगली रेखा होगी पी क्यू वो हमारी तिर्यक रेखा कहलाएगी। अगला है हमारा संगामी रेखाएं किसे कहते हैं? ठीक है। तो जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से निकलें, एक ही बिंदु से निकलनी चाहिए। ये हमारा एक बिंदु हो गया और कई सारी रेखाएं जब निकल रही हैं तो ये हमारी संगामी रेखाएं कहलाती हैं। यानी कि ये जितनी भी रेखाएं यहाँ पर ये सारी संगामी रेखाएं कहलाएंगी। जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं किसी एक ही बिंदु से निकले तो ये हमारी संगामी रेखाएं कहलाएंगी। डेफिनेशंस आपके डीएलएड एग्ज़ाम में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको इतना जानकारी होनी चाहिए कि क्या रेखाएं हैं, क्या बिंदु हैं, क्या कोड हैं। इससे आपको आगे के एग्ज़ाम में क्या कहते हैं, सहायता मिलेगी। अगला हमारा कोड। कोड यानी कि एंगल। एंगल क्या होता है? जब एक ही बिंदु से दो रेखाएं या किरण निकलती हैं तो जो आकृति बनती है वो हमारी किरण कहलाती है। जब एक ही बिंदु से दो रेखाएं निकलती तो ये जो बनी आकृति हमारी है किरण कोड कहलाती है। कोड का जो मात्रक होता है वो डिग्री या रेडियन होता है। जब भी हम किसी कोड को दिखाएंगे तो हम, जैसे हमने 90 डिग्री दिखाया तो हम ये जो डिग्री का निशान है ये कोड का मात्रक होता है। ठीक है। और एक मात्रक कोड का रेडियन भी होता है। ठीक। कोड में ये जो पॉइंट होता है आपका, ये आपका शीर्ष कहलाएगा। ये जो रेखाएं होती हैं इन्हें कोड की भुजा बोलते हैं और जो ये होता है वो हमारा कोड होता है।
अब कोड लिखने का तरीका क्या होता है? बाई चांस बोला जाता है कि कोड ABC या ACD, तो कोड हम किस टाइप से लिखते हैं? जिस बिंदु पर ये कोड बना होता है उसे हमें बीच में रखना होता है। कोड हमारा कहाँ बना है? O पॉइंट पर, तो O को हम बीच में लेंगे और स्टार्ट कहाँ से करेंगे? किसी, या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, हमने A से स्टार्ट किया, ये जहाँ कोड बना है उसे हम बीच में रखना है, तो एंगल A बीच में आएगा O और B। हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं एंगल AOB, और एक इस तरीके से यहाँ से लिख सकते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा एंगल BOA। कोड को लिखने का तरीका इस तरीके से होता है। तो आप ध्यान रखिए, जहाँ भी एंगल बनता है उसे हमेशा बीच में रखना होता है, तब कोड लिखा जाता है। अगला है हमारा कोड के प्रकार, यानी कि कोड कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्मल कोड 5 प्रकार के बोले जाते हैं, लेकिन अगर हम सही से पढ़ेंगे तो अप्रोक्स कोड 7 प्रकार के बताए जाते हैं। आइए देखते हैं। पहला है हमारा शून्य कोड। क्या होता है? यानी कि जब दो रेखाओं के बीच एंगल हमारा 0 डिग्री का बने। जैसे जब एक रेखा के ऊपर हमारी दूसरी रेखा होती है, तो जो इन दोनों रेखाओं के बीच जो एंगल बनेगा ये हमारा कितने का होता है? 0 डिग्री का होता है। इसी को हम 0 डिग्री एंगल बोलते हैं। लेकिन जब ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं या एक दूसरे के ऊपर होती है, तो इन रेखाओं को आपस में संपाती रेखाएं बोलते हैं। ये चीज़ नोट करने वाली है, आप इसको नोट कर लीजिए। जब एक रेखा के ऊपर कोई दूसरी रेखा होती है, जब दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होता है, तब उसे हम संपाती रेखाएं कहते हैं। अगला है हमारा न्यून कोड। किसे कहते हैं? तो न्यून कोड के लिए हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि जो एंगल है दो रेखाओं के बीच वो 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और हमारा 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जैसे इस टाइप से, ठीक। इसकी जो आकृति होती है वो इस तरीके से बनती है, तो इसके बीच बनने वाला एंगल हमारा 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या है हमारा 90 डिग्री से तो छोटा होगा और हमारा 0 डिग्री से बड़ा होगा, तभी हमारा न्यून कोड होगा। आप इन सभी कोडों की ये जो कंडीशन है इसको ध्यान रखिए, क्योंकि डीएलएड के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है कि कौन सा मतलब जैसे आपको दे दिया गया कि 30 डिग्री का एंगल है, तो ये कौन सा कोड है? न्यून कोड है, बृहद कोड है, शून्य कोड है, तो ये आपको ध्यान रखने वाला है। अगला है हमारा समकोण। किसे कहते हैं? तो समकोण के लिए पता है कि दो रेखाओं के बीच बनने वाला एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो हमारा समकोण कहलाएगा, पता ही है 90 डिग्री। अगला है हमारा अधिक कोण। किसे कहते हैं? अधिक कोण के लिए कंडीशन है हमारी कि जो एंगल है वो 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। इसकी जो आकृति है वो कुछ इस तरीके से बनती है, ये। तो यहाँ बनने वाला एंगल 120, 110, इस टाइप से जितने भी होंगे हमारे 130 कुछ भी हो सकते हैं, वो हमारे अधिक कोण कहलाएंगे। शर्त ये है कि 90 डिग्री से तो एंगल बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। नेक्स्ट है हमारा सरल कोण या रिजु कोण। तो एंगल जब दो रेखाओं के बीच हमारा 180 डिग्री का होगा तो हमारा क्या कहलाएगा? वो रिजु कोण। यानी कि एक रेखा हमने AO ले ली और एक रेखा हमने OB ले ली, तो ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा कितना है? 180 डिग्री का है। समझ गए होंगे आप लोग। जब दो रेखाओं के बीच एंगल हमारा 180 डिग्री का बनता है तो वो हमारा क्या होता है? रिजु कोण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बृहद कोण। किसे कहते हैं? तो बृहद कोण के लिए किसे कहते हैं? बृहद कोण के लिए शर्त है कि हमारा जो एंगल है दो रेखाओं के बीच 180 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 360 डिग्री से कम होना चाहिए। यानी कि 180 डिग्री से हमारा बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जैसे आकृति इसकी मैं आपको बना के दिखाती हूँ, कुछ इस टाइप से आकृति आएगी। ये वाला एंगल जो हमारा होगा वो हमारा बृहद कोण कहलाएगा। 250, 220, 270, 220 कुछ भी हमारा हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है? हमें ये याद रखना है कि 180 डिग्री से तो हमारा बड़ा होगा और हमारा 360 डिग्री से छोटा होगा। वो एंगल हमारा क्या कहलाएगा? बृहद कोण कहलाएगा। बृहद कोण के अन्य नाम भी होते हैं, प्रतिवर्ती कोण, पुनर्युक्त कोण, ये याद रखने वाले हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपसे, इस तरीके से पूछा जाएगा कि 220 डिग्री दिया है, ये कौन सा कोण है? न्यून कोण है, अधिक कोण है, बृहद कोण है, कौन सा कोण है? तो आप बता सकते हैं।
अगला है हमारा संपूर्ण कोण यानी कि 360। जब दो रेखाओं के बीच बनने वाला एंगल हमारा 360 डिग्री का होगा तो उसे हम संपूर्ण कोण कहेंगे। जैसे एक रेखा, इसके ऊपर दूसरी रेखा है, जब हम इसका बाहर से एंगल लेंगे तो हमारा कितने का बनेगा, 360 का। अंदर वाला एंगल तो हमारा 0 डिग्री होगा तो वो शून्य कोण में चला जाएगा, लेकिन जब हम इसका बाहर से लेंगे तो वो हमारा 360 डिग्री का बनेगा, इसलिए इसे संपूर्ण कोण कहते हैं। आगे चलते हैं, कोण के युग्म देखते हैं। इसमें आपको पूरक और संपूरक याद रखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। तो पूरक के लिए कंडीशन क्या होती है हमारी, जिनका योग 90 डिग्री यानी कि 90 अंश होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 30 और 60 दिए गए हैं, तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा कितना 90 अंश निकल के आएगा। संपूरक के लिए क्या शर्त होती है, संपूरक कोण हमारे ऐसे कोण होते हैं जिनका योग हमारा कितना 180 अंश होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है 120 + 160, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा 180 अंश। अब हम इसे याद कैसे रखेंगे, पूरक आपने नाम देखा होगा, पूरक हमारा छोटा सा नाम लगता है देखने में, तो इस हिसाब से ये हमारा 90 अंश का हो जाएगा। और संपूरक में क्या है, बड़ा सा नाम दिख रहा होगा आपको, तो हमारा क्या है, ये संपूरक बड़ा सा दिख रहा है तो ये हमारा 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, आसन्न कोण किसे कहते हैं, एक ही बिंदु से खींचे गए दो कोण जिनकी भुजाएं उभयनिष्ठ होती हैं। एक ही बिंदु से खींचे गए ऐसे दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ, यहाँ पर आपको एक भुजा उभयनिष्ठ दिखाई दे रही होगी, ये उभयनिष्ठ भुजा है। एक कोण हमारा ये बन रहा है और एक कोण हमारा ये बन रहा है, तो एक भुजा यहाँ पर उभयनिष्ठ है, तो यही एंगल हमारा AOB और एंगल BOC हमारे आसन्न कोण कहलाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण के लिए क्या होता है, जब दो रेखाएं आपस में, एक रेखा ये रही हमारी और एक रेखा ये रही, जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं एक बिंदु पर तो कुछ एंगल बनते हैं, जैसे आपको दिख रहे होंगे एक ये और एक ये, 4 एंगल बने हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब वो कोण होते कौन से हैं, एक हमारा ये वाला कोण और एक ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कि ये वाला कोण इसका शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल इसे इंग्लिश में बोला जाता है। और ये वाला जो है, ये वाला जो कोण है वो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है एंगल A, ये लिखा है एंगल AOC बराबर एंगल BOD, दिख रहा होगा, एक मैंने ये वाला लिया और एक मैंने ये वाला लिया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एंगल AOD यानी कि ये वाला एंगल, और एंगल BOC यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला बराबर हो जाएंगे आपस में, और ये वाले बराबर हो जाएंगे आपस में। अगला है हमारा संगत कोण व एकांतर कोण। ये बहुत ध्यान देने वाले बिंदु हैं, ये टेट के एग्ज़ाम में या आपके आगे की और जो भी एग्ज़ाम है उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेंगे। ठीक है, तो संगत कोण क्या होते हैं और एकांतर के कोण क्या होते हैं, जब दो समांतर रेखाएं या दो कैसी भी रेखाएं उन्हें जब कोई तीसरी रेखा काटती है तो कुछ एंगल बनते हैं हमारे, जिनसे हमारे संगत कोण बनते हैं और एकांतर कोण। तो संगत कोण हमारे वो होते हैं, जैसे एंगल 2, इसका संगत हमारा 6 वाला हो जाएगा, यानी कि संगत, इसके संगत ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 1 इधर है तो इसके संगत हमारा 5 ये हो जाएगा। एंगल 1, संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं, जैसे एंगल 1 हमारा और एंगल 5 की जब संगत है तो ये आपस में बराबर होंगे। ऐसी एंगल 2 हमारा एंगल 6 के संगत है तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। ऐसी अगला हमारा एंगल 4 एंगल 8 की संगत है तो ये हमारा आपस में बराबर हो जाएगा। और ऐसे हमारा एंगल 3 एंगल 7 की संगत है तो ये हमारे बराबर हो जाएंगे। एकांतर के लिए सबसे अच्छी चीज़ आप लोग याद रखिए कि जहाँ Z की आकृति बन जाए वहाँ हमारा एकांतर होता है। जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल Z बन रहा है ना आपका, ये और ये, तो ये एकांतर होंगे आपस में। मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे कुछ Z सा बन रहा है ना, ये एंगल 4 मैंने दिखाया है और एंगल 6 ये, तो ये आपस में क्या है, एकांतर है। ऐसे ही जब ये सीधा Z बना है तो उल्टा Z भी बनेगा इस टाइप से, ऐसा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 3 और एंगल 5 ये आपस में बराबर होंगे। समझ गए होंगे आप एकांतर। और नोट वाला पॉइंट ये है कि दो रेखाएं जब समांतर रेखाएं हैं, कैसी भी रेखाएं, जब इन्हें तिर्यक रेखा कोई काट जाती है तो जो इनके अंतः कोण होते हैं, अंतः कोण यानी कि अंदर वाले, एंगल 3 एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 4 एंगल 5 हो जाएगा। इनका योग आपस में
180 डिग्री होता है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका योग आपस में कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब आपके टॉपिक में जो रचनाएं हैं उन्हें मैं आगे की वीडियो में डिस्कस करूँगी। उसमें मैं कोड की रचना करना, वृत्त की रचना करना, वो आपको बताऊँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।